जा रही है? आवाज आ रही सबको बेटे? हेलो। अगर आपको आवाज आ रही हो बेटे तो प्लीज अपना माइक को ऑन कर लीजिए और रेस्पॉन्स देना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि मैं आपको बता सकूं। यस बेटे। नियति, मुस्कान, धनशिखा, आर्यन, श्वेता, अशफाक, कोई मुझे सुन रहा है तो प्लीज स्पीकर ऑफ करके स्पीकर ऑन कर लीजिए। ओके बेटे। श्वेता ओके। मुस्कान का भी रिस्पॉन्स आ गया है। नेक्स्ट कोई और कोई है? रिस्पॉन्स सुन बेटे, आप लोगों को कहना पड़ता है, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। वीडियो क्लियर आ रही है बेटे? आवाज आ रही है? बाकी सबको रिस्पॉन्स करने दे स्वाग। आवाज आ रही है क्लियर? नियति बेटे? ठीक है। मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ बेटे, आपका जो लेक्चर चल रहा है ना फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, मैं देखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता। ठीक है, मैं छोटा सा लेक्चर भी लूंगा अभी, तो आप देख लेना। ठीक है। ये चीज दिख रही बेटे? समझ में आ रही है? दिख रहा है? यस बेटे। दिख रहा है समझ में? दिख रहा है बेटा? समझ में आ रहा है सबको? है? एक बार ट्राई करना। एक बार जब स्टार्टिंग हो जाएगी फिर आपको समझ में आ रहा है लिखा हुआ? श्योर? लॉक कर दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही सब हैंडराइटिंग समझने में? ओके, तो बेटे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट बेटा। ठीक है। सॉलिड सॉलिड स्टेट है बेटे। आपने जो हमने स्टार्टिंग, जैसे कुछ बच्चे स्टार्टिंग में नहीं आए थे, कुछ एब्सेंट थे, कुछ आए थे, तो ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं क्लास में, तो मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ जो बच्चे नहीं थे। ठीक है। ओके बेटा? ओके। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है। सॉलिड स्टेट अगर हम पढ़ते हैं तो हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं, इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, देयर इज नो स्पेस हैविंग ए फिक्स शेप। ओके, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस ज्यादा नहीं होता और मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज्यादा होती है। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे जब सॉलिड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड बेटे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। ये दोनों ही अलग तरीके के। तो पहले हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें क्या होता है बेटे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दोस इन विच atoms molecules are regularly arranged along 3 dimensional in a different direction in a given space। जैसे एग्जांपल लो बेटे, कोई भी मिस्त्री जब वो वॉल बनाता है तो वॉल में क्या करता है, वो फर्स्ट ईंट की लाइन ऐसे बना देता है। ओके। जब वो सेकंड लाइन को अरेंज करता है तो वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में लगा के सेकंड लेयर बनाता है, और थर्ड लेयर वैसे ही होती है जैसे कि फर्स्ट लेयर, सेम टू सेम। तो ये हो गया ए पैटर्न, ये बी पैटर्न, और लास्ट में फिर से ए। इसे हम कहते हैं रेगुलरली अरेंज। अगर कोई रेगुलरली अरेंज करता है बेटे तो वो परफेक्ट सॉलिड बन जाता है। ओके।
तो मगर अगर क्रिस्टलाइन का मतलब है कि रेगुलर अरेंजमेंट, तो एमॉर्फस जस्ट इसका रिवर्स होता है, उल्टा। एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? जिसमें एटम्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज along थ्री डायमेंशनल इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। तो इस प्रॉपर्टी से फर्क क्या पड़ता है बेटे, कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये परफेक्ट सॉलिड है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। यानी अगर आप किसी एटम्स को या किसी मॉलिक्यूल्स को आप तरीके से अरेंज करते हैं, तो दीवार को हम छोटा या बड़ा बना सकते हैं। यू कैन टेक आउट 5 फीट, यू कैन कैरी आउट 15 फीट दीवार बना सकते हैं। बट कब? व्हेन द एटम्स आर रेगुलरली अरेंज। मगर इसके विपरीत अगर आप एमॉर्फस का एग्जांपल लोगे, तो एमॉर्फस मतलब क्या है? इररेगुलर। इररेगुलर मीन्स कि दीवार चाहे जितनी मर्जी बनाओ, ज्यादा ऊंची नहीं बनेगी और छोटी दीवार में वो गिर जाएगी। थर्ड पॉइंट, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करना चाहूंगा किसी भी चीज से, आई एम ट्राइंग टू कट ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ ए नाइफ, तो क्या होगा? एक शार्प एज होगी, यानी वो आसानी से ब्लॉक जो है कहीं से तुम काटना चाहते हो, वो कट हो जाएगा। और कट करने पार्टीशन बिल्कुल शार्प, बिल्कुल साफ होगा। ओके। मगर ऐसे ही जब तुम एमॉर्फस में करोगे, तो कभी भी शार्प एज नहीं आएगी, बल्कि ब्लंट। ब्लंट मतलब कि अगर आप काटना भी चाहोगे बेटे, अगर चाहोगे, वो चीज सीधी नहीं टेढ़ी मेढ़ी कटेगी। ओके, अगर आप काटना चाहते हो तो। फोर्थ पॉइंट, कि अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो इसका मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, जिसको हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल देखो बेटे, ऊपर ध्यान से देखो, थोड़ा एग्जांपल दिया मैंने, देख रहे बेटे? विजिबल है? तो ये फर्स्ट लेयर प्लस के दे रखे हैं बेटे, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन दे रखा है। और थर्ड लेयर वैसी ही बना रखी है जैसे कि फर्स्ट लेयर। ओके। अब मैं अगर इसको कट करता हूं इधर से या इधर से, तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। माइनस के सामने प्लस आ रहा है, माइनस के सामने प्लस ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी दोनों चीज सेम तो नहीं है। यहाँ माइनस है तो प्लस। और जब यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो माइनस के सामने खाली है, प्लस के सामने खाली। इट मीन्स यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी सेम नहीं आ रही। मगर ऐसा ही अगर आप एमॉर्फस में करते, जैसे प्लस से ऊपर प्लस, प्लस के ऊपर प्लस, तो जब अरेंजमेंट करते हैं ऐसा हम, प्रॉपर्टी अलग। अब इसको आप कट कीजिए, एक आपने कट ऐसे किया और एक कट आपने ऐसे कर दिया, राइट? तो जब आप कट करोगे, जब आप इसको कट करोगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू कट एमॉर्फस सॉलिड, तो देखो कैसा होगा। अगर आप ऐसे काट रहे हो, तो प्लस के सामने प्लस, प्लस के सामने प्लस। ओके। अगर आप ऐसे कट कर रहे हो, तो प्लस के सामने प्लस, प्लस के सामने प्लस। इट मीन्स क्या हुआ, कि प्रॉपर्टी जब आप कट कर रहे हो और सिमिलर आ रही है, तो उसे बोलते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ओके। अभी एक शॉर्ट सा मैटर है, तो आपके पास यहाँ सोचो कि आपके पास क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन फॉर्म लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो दोनों के आंसर सेम है, बिकॉज ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। तीसरा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, तो बोलोगे इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच व्हेन इट इज कट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इट गिव्स डिफरेंट प्रॉपर्टी। यानी कि एक शब्द में, कि किसी भी एंगल में काटोगे, प्रॉपर्टी सारी अलग अलग आएगी। मगर एमॉर्फस में ऐसा नहीं। एक बार पढ़ाने के बाद, जब पढ़ा लिया मैंने, तो आप इस पूरे बोर्ड को ध्यान से पढ़ के एक बार मेमोराइज करो। गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक, ऐसे ही ऑन रहेगा। इसके बाद मैं अगला टॉपिक लेता हूं आपके लिए। ओके।
और एक बात और, जब आप वाइल टीचिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि समटाइम्स यू आर गेटिंग प्रॉब्लम, तो पैनिक मत होना, मेरे पर्सनल विंडो पे कभी भी अपना क्वेरी क्वेश्चन डाल देना। और यहाँ पे ये सीखना बेटे कि एक टीचर ने कोई कहानी बताई है, कोई भी चीज सिखा रहा है, तो उसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएट एनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक, क्या आप बता सकते हो? यस और नो, बता सकते हो? यस, एनीबॉडी रेस्पॉन्स, बता सकते हो आंसर? चलो, ये आप प्रैक्टिस करके फिर देखोगे। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम थोड़ा सा समझने के लिए। अभी कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, कोई चीज क्वेरी बेटा, समथिंग यू आर नॉट गेटिंग, वीडियो में कोई रुकावट आ रही है या आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? ये नो किसने बोला? बड़ा भारी बोला नो। है, बड़ी भारी आवाज थी। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसी रिलेटेड सेकंड। अब आपके मन में है कुछ क्वेश्चन कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का एक एग्जांपल दो, गिव वन एग्जांपल टू डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो याद रखना बेटे, ग्लास इज एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, ओके, एंड क्वार्ट्ज, QUARTZ, इज एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। दुनिया में कोई भी चीज हो, ईच थिंग कैन बी इंटर कन्वर्टेबल। तो आप देखो, नेक्स्ट लेते हैं, आपको सिखाने के लिए ले रहा हूं मैं, ओके। इसको मैं कर रहा हूं रब, जिससे आपको प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर कभी भी डाउट हो तो आप प्लस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। आपको ऑलरेडी मैंने पीडीएफ फाइल भेज रखी जिससे प्रॉब्लम ना हो। तो देखो बेटे, मैंने क्या लिखा, यहां लिखा क्वार्ट्स, SiO4 2-। इसका शेप जो होता है वो होता है, क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और ये एग्जांपल किसका है? क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड का। किसका एग्जांपल है बेटे? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब इस क्वार्ट्स को अगर आप हाई टेम्परेचर पे क्या कर दो, हीट कर दो, और सडन क्या कर दो, कूलिंग। सडन मतलब एकदम से ठंडा कर दो, एकदम से ठंडा, तो ये चीज तो वही रहेगी, क्वार्ट्स, मगर क्या बन जाएगी वो नेचर? एमॉर्फस। यानी कि जो चीज पहले हार्ड थी वो बाद में क्या हो जाएगी, सॉफ्ट। तुमसे पूछे क्यों, रीजन पूछे कोई कैसे क्यों, तो बोलोगे बिकॉज फ्यू बॉन्ड्स फ्यू बॉन्ड्स गेट्स ब्रेक, उसमें से कुछ बॉन्ड क्या हो गए, टूट गए। ठीक है बेटा, दिस इज अवर एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लास। ग्लास मतलब कांच। ये एग्जाम्पल किसका है बेटे? एमॉर्फस सॉलिड। किसका एग्जाम्पल है? एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि ग्लास में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते। तो अगर आप सोचते हो इस कांच को कांस्टेंट हीटिंग, कांस्टेंट हीटिंग और कांस्टेंट कूलिंग हो, कांस्टेंट कूलिंग, तो ये कांच एमॉर्फस नहीं रहेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बन जाएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछते हैं, while we are purchasing a new car, the front mirror is a transparent and clear, but after a few years it changes to a somewhat milky। यानी कहने का मतलब है, जो कांच बिल्कुल साफ और क्लियर था, कुछ दिनों के बाद वो धुंधला दिखाई देता है। क्यों? बिकॉज जब कोई ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, व्हेन इट अंडरगो कांस्टेंट हीटिंग एंड कांस्टेंट कूलिंग, जब उसको पूरे दिन की गर्माइश, रात की ठंडक मिलती रहती है कई सालों तक, तो ग्लास का नेचर जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
जिसके कारण से वो क्या दिखता है, मिल्की, क्या दिखता है, मिल्की यानी धुंधला सा। और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि व्हाई द ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग टर्न्स मिल्की। ओके, तो दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन को एमोर्फस में चेंज कर सकते हो और एमोर्फस को क्रिस्टलाइन में। इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन एंड नेचर। और यहाँ पे आपको एक नोट जो याद रखना है, क्या रखना है बेटे, टॉप ऑफ ए ग्लास ऑलवेज थिन, ऑलवेज थिन एंड थिक फ्रॉम बॉटम, एंड थिक फ्रॉम बॉटम। अगर हम कोई कांच का शीशा देखें और उसको कई, यानी कि पूरा एक जैसे एक रेक्टेंगल शेप में अगर कांच देखें बेटे, तो उसमें आप नोटिस करना कि कांच एक तरफ से साइड से पतला होगा और एक तरफ से मोटा होगा। क्यों मोटा पतला होगा बेटे? उसका रीजन ये है क्योंकि ग्लास है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। क्या बोलते हैं? क्योंकि बिकॉज ग्लास हैव प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग, यानी कांच जो है लिक्विड में पाया जाता है, लिक्विड में वो क्या आता है, फ्लोइंग करता है, बहता है। इसलिए टॉप और बॉटम, बॉटम से वो मोटा होता है और ऊपर से क्या होता है, थिन होता है। तो ये ध्यान रखना बेटे, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है जिसको आपने याद रखना है और समझना है। ओके बेटा। अब आता है कि सर वेल यू आर टीचिंग द अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप पढ़ा रहे हो हमारे को इसके बारे में, तो सर एक बता दो कि सॉलिड के शेप कैसे होते हैं। तो यहाँ पे जब वेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ सॉलिड, तो आप ध्यान रखें कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड अगर पाया जाता है, उसका एक अपना शेप है, अपना एक आकार है, अपना एक आकार है जिसे वो फॉलो करते हैं और देखते हैं। ओके बेटा। तो यहाँ पे क्या है आपने देखना है, तो यहाँ पे हम पहले लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन। अगर आप सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सॉलिड कौन सा है, ये टॉपिक जो आप कर रहे हो बेटे, दिस टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड देयर फोर्स, कंपोजिशन एंड फोर्स के बारे में, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये बेटा टॉपिक था आपके 11th क्लास का, स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, तो यहाँ पे हम चार चीज पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं बेटा मेटालिक सॉलिड, जिसका एग्जांपल आपको पता है, आयरन, निकल, कॉपर ले लो। नेक्स्ट आप पढ़ते हो बेटे आयनिक सॉलिड, एग्जाम्पल पढ़ते हो बेटे नमक, NaC। तीसरा आप करते हो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, जिसका एग्जांपल है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, और लास्ट है आपका सिर्फ कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे एग्जांपल H2O और CO2। अब ये चार टॉपिक है बेटे, ये क्या है, चार टॉपिक हैं जिनको आपने ध्यान देना है, जिनको आपने ध्यान देना और समझना है कि हाँ सर एक्चुअल में क्या चीज है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखा मेटेलिक सॉलिड से आप जानते ही हो, दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू डी ब्लॉक्स आर द मेटेलिक सॉलिड। आयरन, अब ध्यान क्या देना है कि हमने आज तक ये पढ़ा है कि इन एनी एलिमेंट
प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स आर फाउंड, राइट। मगर जब मेटल्स की बात करोगे तो ये एक बात रखना कि मेटल हैव इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, यानी कि पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाई ए नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को जिस प्रकार हम एलिमेंट्स में प्रोटॉन कहते थे, मगर मेटल्स में हम प्रोटॉन नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे कर्नल्स, KERNELS, कर्नल्स। और ये कर्नल्स क्या होते हैं बेटे, इनका अपना रोल होता है, तो ध्यान से सुनना। व्हेन वी पास a current through a metallic wire or a metallic solid, the electrons are set in one direction to show the conductivity। कि जैसे ही अगर हम कंडक्टिविटी सप्लाई करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक तरफ हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, अगर ये जब हम करंट को पास कर रहे हैं और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, तो ये कर्नल्स जो होते हैं देन स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यानी कि हिलने लग जाते हैं। एंड दैट कर्नल्स स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे उनके रास्ते का रुकावट बन जाता है। मगर कब? व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। जब कर्नल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को रोक लिया तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन एनसीईआरटी क्वेश्चन कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑन मेटल विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। क्या बोला बेटा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? कंडक्टिविटी बेटा क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने, तो इसको मिस फॉलो करना है, ठीक है बेटे। अब क्या है, अब आपको इस चीज को फॉलो करके समझना है कि हाँ जी सर ये क्या करना है, तो इन चीजों को भूलना नहीं है आपने। ओके, तो इन चीजों को आपने ध्यान से समझना है कि सर हाँ कि हमें करना कैसे है। अब नेक्स्ट, जब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, आयनिक सॉलिड। क्या करते हैं? आयोनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, जैसे ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप को। ये एलिमेंट तुम्हें जहां भी दिख जाए तो समझना वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक सॉलिड। तो यहाँ पे दो बात रखना, आयनिक सॉलिड do not show conductivity in a solid form, but when the ionic solids are allowed to dissolve in water, then ions are free to show conductivity। तो ये आयंस कंडक्टिविटी को दिखाते रहते हैं। ओके, तो कोई तुमसे पूछे, दो क्वेश्चन बन गए, वाई आयनिक सॉलिड डू नॉट शो कंडक्टिविटी, तो तुम बोलो बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री। सेकंड क्वेश्चन, ionic solid in molten state show conductivity because ions are free। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में। तो आपने ये 10th में टॉपिक पढ़ा है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द टू कार्बन इलेक्ट्रॉन्स विच हैव लॉन्ग नेटवर्क। देखो कंट्रडिक्शन यहाँ पे क्या है कि डायमंड कभी भी कंडक्टिविटी नहीं दिखाता और सेकेंडली इट इज अ हार्डेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे बट ग्रेफाइट उसके ऑपोजिट दिखाता है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में और कोवेलेंट सॉलिड में हम श्योरली या 100% ये नहीं कह सकते कि वो कंडक्टिविटी दिखाता है और दूसरा नहीं दिखाता। इज दैट क्लियर? तो ये जितना भी टॉपिक आज का है बेटे सिर्फ एक एक नंबर का है, वो आपने देखा। जस्ट एक रिस्पॉन्स है बेटे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस ये है कि बेटे ऑनलाइन में थोड़ा स्ट्रेस डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बेटे। और देखो इसके कोई वो नहीं है, अगर आप इंटरेस्टेड हो मोस्ट वेलकम। एक टीचर चाहेगा कि उसके बच्चे कुछ पढ़कर बन जाए, और आप जब अपनी दिखाओगे कि हाँ सर हमने कुछ करके दिखाना है, कोशिश करना है, देन टीचर विल ऑलवेज स्टैंड फॉर यू टू वेलकम। और अगर आप नहीं करोगे तो इस लॉकडाउन में पता है कि पिछले लॉकडाउन में हमने क्या किया, हमने गंवाया है। ऑल दो यू आर स्टडिंग इन डिफरेंट प्लेसेस बट रिजल्ट वहीं खड़ा है। तो आप ये 12th है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से पढ़े, प्रॉब्लम आए तो बैकअप कुछ पूछे, सर क्या प्रॉब्लम है क्या चीज है। इसके बाद टॉपिक आता है
हमारे पास कि सबसे पहले कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बने थे, और यूनिट सेल जो सर आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है। तो हम करते हैं यूनिट सेल्स के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आज जो वीडियो भेजी थी, पीडीएफ भेजा था, आपके लिए भेजी थी कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर ले, समझ लें। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, पढ़ने के लिए टाइम लगाना पड़ता है बेटे थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा समय और लूंगा बस आपका। ठीक है, नहीं तो जैसा होगा फिर देखेंगे कैसे भी, क्योंकि वी आर हियर टू क्लियर योर डाउट्स, कि आपको थोड़ा समझा दें और थोड़े आपके डाउट्स को हल्का कर दें। ठीक है, देखो बेटे, अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल बेटा ध्यान रखना, पहले डायग्राम देख लो। एक यूनिट सेल ऐसा होता है जस्ट लाइक ए ब्रिक, बट इसका जो फॉर्म होता है वो होता है क्यूब फॉर्म में। किसमें होता है? क्यूब फॉर्म में। ओके, ये ध्यान रखना कि ये जो होते हैं, ये होते हैं कॉर्नर्स। क्या होते हैं? कॉर्नर्स। और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। जो आप ये देख रहे हो, दीवार देख रहे हो वाली साइड, तो पूरी साइड देख रहे हो, इसे हम कहते हैं फेस। एक मकान के टोटल फेस कितने होते हैं? 6। और जो आप ये चीज देख रहे हो, ये चीज देख रहे हो, डबल लाइन में कर रहा हूँ, इसको देख रहे हो, ये देख रहे हो डबल लाइन में कर रहा हूँ, तो जितनी भी डबल लाइन कर रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दैट इज कॉल्ड एज एज। और एज कितनी होती है बेटे? 12। और एक बॉक्स के अंदर, यानी कि इन सेंट्रल, इन सेंट्रल एक स्फेयर को अरेंज कर सकते हैं। यानी कि माचिस की डिब्बी में अगर आप एक मार्बल डालना चाहें तो वो मार्बल कंप्लीट अंदर जा सकती है, यानी कि एक कंप्लीट स्फेयर होता है। ओके, अब जो मैंने बनाया है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ऐसे करके मैंने ऐसे, और कुछ ऐसे बन रहा है, इधर करके बन रहा है, तो ये आपकी होगी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस, और ये आपकी हो गई जेड एक्सिस। आप बना क्या रहे हो? क्रिस्टल, तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटे? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। ओके, और इन दो एक्सिस के बीच के जो एंगल होते हैं, जिसे हम अल्फा, बीटा या गामा कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटर फेशियल एंगल। सर इस प्रकार से हमारे यूनिट सेल का विस्तार हुआ था, इस तरीके से हमने यूनिट सेल को बनाया था और समझाया था कि भी ऐसे करके ये तैयार किए जाते। ओके, तो याद रखना, एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं बेटा आपको, कि सबसे पहले जो आया था, तो यहां पे रखना 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल गिवन बाय ब्रेविस। ये एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, ब्रेविस ने दिए थे इसके 7 तरह, जिसको हम कहते हैं CTOMHRT। वंस अगेन सुन लो, CTOMHRT। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, M फॉर मोनोक्लिनिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बिक एंड T फॉर ट्राइक्लिनिक। तो इनकी जो आप कह सकते हो एक्सिस जो थी, साइड, जो साइड हम बोलते हैं बेटे, इसको मान लो ए, इसको मान लो वाई को बी, और इसको मान लो जेड को सी। यानी कि ए बी सी, ये आपका क्या है? एक्सिस। और अल्फा, बीटा, गामा आपका क्या है? एंगल। तो एक्सिस में क्या था इसका? 3200 230। 3 का मतलब है कि A इक्वल टू बी है, B इक्वल टू सी। 2 का मतलब है A जो है B के बराबर है,
मगर सी के बराबर, और जीरो का मतलब क्या है बेटे कि ए बी और सी तीनों ही बराबर नहीं। अगर हम अब एंगल की बात करें, एंगल, तो 333 23 20। 333 मतलब बेटे अल्फा बीटा गामा तीनों ही कितने के, 90 के। जहां लिखा हो 2 मतलब अल्फा बीटा तो 90 का है, मगर गामा 90 का नहीं है। और जीरो का मतलब आप समझ गए होगे बेटे कि अल्फा ना तो बीटा के बराबर है, बीटा ना गामा के बराबर, और तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं है। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज अ शॉर्टकट टेक्निक बाय विच यू कैन इजीली मेमोराइज। आप आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। ओके, तो आई होप कि आप इस छोटी सी क्लास को समझ पाए। और ये मैंने उन बच्चों के लिए किया है दोज हु आर एब्सेंट ड्यूरिंग द व्हेन ऑफलाइन स्टडी इज गोइंग ऑन। सो आई होप कि आपको कैसा लगा। आई थिंक पर्सनली मैसेज दे देना अगर आपको समझ में आया हो तो। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग रिगार्डिंग द केमिस्ट्री। तो बेटे रिस्पॉन्स करना, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आज के इतने बच्चे ज्वाइन किए हैं, मतलब टोटल 28 हैं एक्टिव। और 28 एक्टिव में हमारे हमारे कितने बच्चे हैं टोटल, 28 बच्चे दिखा रहे हैं, और 8 यहाँ पे एनरोल्ड हैं, जिसका नाम है नियति, मुस्कान, आर्यन, राहुल, भूमि, श्वेता एंड अमन। आई डोंट नो हु इज अमन दैट, हिमांशु। तो आई होप कि आप लोग एक्टिव रहो बेटे। अगर यही चीज हमने बाहर पैसे देके पढ़नी है, करनी है, तो यहाँ क्यों नहीं कर लेते, हम फ्री में कर रहे हैं, कोई कोई एनी कॉस्ट। आप लोग अपने आराम से कंफर्टेबल फील करो कि अगर हमारे साथ इतनी हेल्प कर सकते हैं तो व्हाई डोंट वी, हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब मैं मैसेज दे रहा हूँ, कोशिश करूंगा कभी भी अगर ऐसा मौका मिला तो घर में क्लास लेके मैं समझा सकता हूँ आपको। और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम हो बेटे तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, तो मैं उसकी जो भी होगा मैं बैक कॉल क्वेरी कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप यू विल टेक स्ट्रेस ऑन द स्टडी। रिलैक्स फुल करो बेटे, टाइम को डिवाइड करो, मैनेज करो, और अच्छा पढ़ के लिखो, जो आपके पापा मम्मी आपसे आशा करते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, कल सवेरे मिलेंगे, सेम ट्राई करेंगे। ऑनलाइन अगर होता है बोर्ड पे तो जो भी प्रॉब्लम अगर अभी सवेरे और अभी में आई है मुझे व्हाट्सएप कर दो। थैंक यू बेटे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा।